हुआ है कि ये जितने भी जटिल खाद्य पदार्थ हैं, आपने खाई है रोटी, क्या है मैम? एक कॉम्प्लेक्स फूड है। ये किसकी सहायता से सरल पदार्थ यानी कि रोटी जो है इसके अंदर स्टार्च होता है, वो स्टार्च आपकी बॉडी में क्या देगा? टूट करके ग्लूकोज सबसे छोटी इकाई के तौर पे देगा और यही हमें ऊर्जा एटीपी के फॉर्म में प्रदान करता है। तो कुल मिला के इस पूरे ब्रेकडाउन को कराने में कौन मदद करेगा? हमारे कुछ एंजाइम्स हैं। जैसे अगर मैं कहूँ स्टार्च टूट रहा है तो सलाइवरी अमाइलेज की मदद से टूट रहा होता है शुरुआत में मुख में, बाद में मैम अलग अलग जो एंजाइम्स हैं वो यहाँ पर कार्य करते हैं। ठीक ठीक है, तो एंजाइम्स का काम सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर एंजाइम्स नहीं होंगे तो कितना भी तुम खाना खा लो डाइजेशन हो ही नहीं पाएगा। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द करेक्ट वन। कुल मिलाकर आपके सारे के सारे एंजाइम्स जो है वो यहाँ पर काम करते हैं। अगला सवाल देखिए, हमारे शरीर में चयापचय की प्रक्रियाएं किसके द्वारा संपन्न होती हैं? हाँ भाई लगाओ। सीएचएसएल में भी मदद करेगा, कोई समस्या नहीं है, आप बिगिनर हैं, आप तैयारी कर सकते हैं कार्तिक जी। बाकी ऑलरेडी जो थ्योरी वाला पोर्शन है उसको एक बार आप चाहें तो अलग से डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। बिहार सीजीएल के लिए भी मदद करेगा, उसके लिए भी अगर कोई तैयारी कर रहा है तो आप अपनी प्रिपरेशन यहाँ से कर सकते हैं। नर्सिंग असिस्टेंट के लिए भी करेगा, जैसे आपसे कहा देखो हर एग्जाम में मैम पाचन हो रहा है तो ये कोई भी एग्जाम पूछ ले, बेसिक एनसीईआरटी का जो कंटेंट है वो तो बदल नहीं सकते ना, तो बस प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा और अपने पीवाईक्यूज को साथ में आप लगाते चलेंगे। आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी यानी कार्बोहाइड्रेट्स। क्वेश्चन है, हमारे शरीर की जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, जो भी चयापचय होता है वो किसके माध्यम से पूरा किया जाता है? अब चयापचय का मतलब होता है, आप जो नॉर्मली कहते हो ना हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होना चाहिए, मैं जो भी खा रहा हूँ वो जाकर के बॉडी में टूटेगा और कुछ नया बनाएगा। जब ये दो क्रियाएं आज एक साथ चलती हैं तब हम इसको कहते हैं कि हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शन कही जाती है। तो ध्यान रखिएगा भाई, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें हमारी एनर्जी है। प्रोटीन्स का काम क्या होता है कि एनर्जी दे रहे हैं, राइट। लिपिड्स फैट के जो आप कहेंगे कि वसा है उसकी श्रेणी में दिखाई देगा, मेम्ब्रेन को बना रहा है, झिल्लियों को बना रहा है, इसमें मदद करता है। सॉल्ट आपके ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करेंगे। कार्ब्स का काम यहाँ क्या हो जाएगा कि मैम ये ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं और साथ में आपके मेटाबॉलिज्म को अच्छा बनाने में भी मदद कर रहे हैं। समझ गए कहानी? ये जितने प्रोटीन से बना रहे हैं, तुम बहके बिना ना मानो, प्रोटीन्स तो शरीर का विकास करेंगे, सबका अपना अपना एक इंडिविजुअल रोल है, वो अपना रोल निभा रहा है, तुम अपना रोल निभा लो, अच्छी तरीके से गलतियों को लिख लो और रिवाइज कर लेना। ठीक है, अगला सवाल देखो, पाचन तंत्र का कौन सा भाग यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करता है? विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम द लिवर एंड दी पेनक्रियाज? यानी हमारे लिवर और पेनक्रियाज से जो भी सिक्रीट होता है वो कहां जाकर के मिलता है? फटाफट से और स्पीड से आंसर लगाओ भाई। बहुत बढ़िया, बी दे रहे हैं, राइट। यहाँ पर देखो ये सब क्वेश्चन टीसीएस ने बनाए हुए हैं, ऑलरेडी ये पेपर में आपके आ चुके हैं। अभी कुछ एक्सपेक्टेड भी करेंगे, कुछ आपके अन्य एग्जाम्स के भी क्वेश्चंस को देखेंगे, बट हाँ इस तरह के सवाल आते हैं, ये आपको आइडिया होना चाहिए। आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। सिर्फ आपके माइंड में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि मैम जब भी हम भोजन की बात करते हैं, हमारा जो खाना होता है वो मुख के रास्ते आता है और सीधे सीधे हमारे अमाशय में जाता है। ठीक है भाई, अमाशय के पास यहाँ आप देखेंगे कुछ इस तरह से हमारा लिवर लगा हुआ है। लिवर के साथ कौन जुड़ा है? गॉल ब्लैडर। यहाँ साइड में आपका अग्नाशय जो है वो उपस्थित होता है। अब अग्नाशय से और लिवर से, इधर देखो भी ध्यान से, ये लिवर अपना सिक्रीशन दे रहा है, ये अग्नाशय दे रही है, ये सब मिलकर के कहाँ जा रहे हैं? तो नीचे बैठी है छोटी आंत जिससे ये डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। ये मैम बीच में ये जो हमारी कुंडलित आकृति नजर आती है, इसी को हम छोटी आंत के नाम से जानते हैं। तो डायरेक्टली ये कहाँ चला जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से आपका जो भोजन है वो पचने के बाद कहाँ जाएगा? अपशिष्ट पदार्थ बनकर के बड़ी आंत में चला जाएगा। तो छोटी आंत इसका आंसर सही हो जाएगा, जिसकी लंबाई होती है लगभग 6.25 मीटर्स यहाँ पर कही जाएगी। ठीक है, ये आपकी पूरी आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। लिवर से बनेगा बाइल जूस, पित्त रस बनता है और अग्नाशय से अग्नाशय का रस बनेगा, जिसको आप पेनक्रियाटिक जूस के नाम से जानते हैं। कोई डाउट किसी को? हाँ भाई जल्दी से बताओ, कोई डाउट है क्या किसी को? चलो तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल स्क्रीन पर आपकी लगाएं आंसर। चलो बिहार पुलिस वाले पढ़ सकते हैं, पढ़ो तो सही, लिखो तो सही इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, निम्न में से कौन सा अंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्रावित करता है जो हमारे शरीर के रोगजनक बैक्टीरिया को मारने में मदद करेगा? मैम ऐसे भी क्वेश्चन सीजीएल में पूछे गए हैं, जबकि एमटीएस लेवल का भी सवाल जो है वो नहीं बनता। यहाँ भाई एचसीएल कहाँ से बनेगा? सब जानते हैं कि हमारा आमाशय, हमारा पेट, यही है जो एचसीएल नामक जो अम्ल है उसको स्रावित करता है। HCl जो कि हाईली स्ट्रॉन्ग एसिड है, जिसका पीएच मान लगभग 1 से लेकर 2 तक कहा जाता है। सवाल यही खत्म नहीं होता मैम, सवाल आता है कि मान लीजिए आपने फूड है, खाना है जिसको खाया, जैसे ये खाना आप खाते हो आपकी बॉडी में सबसे पहले कौन मिलेगा? इसको लार मिलती है, यानी सलाइवा मिलती है। जैसे ही खाना लार से मिला तब हम इसको नाम बदल के क्या कहते हैं? बोलस का नाम दे देते हैं। ध्यान रखना, खाना लार से मिलता है तो क्या कहलाएगा? बोलस कहलाएगा। लेकिन जैसे ही ये बोलस अब आपके बॉडी में नीचे की तरफ जाएगा, पेट में अमाशय से आपका HCl जो है वो इसको मिलेगा, तब इसका नाम फिर से बदल जाता है और इसको हम काइम के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि ये जो भोजन तुम खा रहे हो, तुमने रोटी खाई, मोमोज खाए या आपने यहाँ समोसे खाए, आप जो भी खा रहे हैं, जैसे ही वो बॉडी के अंदर लार से मिलेगा उसका काम नाम खत्म, वो बन गया बोलस। फिर उसके बाद जैसे ही वो कहाँ जाएगा? आपके अमाशय में जाएगा, HCl से मिलेगा, उसका नाम बदल के काइम का नाम रख दिया जाता है। तो ये नाम भी ध्यान रखिएगा। कोई डाउट क्या किसी के मन में? राइट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन ऐसा है जो हमारे पाचन तंत्र को अच्छे रोगाणुओं से पुनः जीवित करने में सक्षम है, जो हानिकारक रोगाणुओं को निष्क्रिय कर देता है? विच इज एबल टू रीजनरेट आवर डाइजेस्टिव सिस्टम विद गुड माइक्रोब्स दैट विल न्यूट्रलाइज द हार्मफुल वंस? एंटीबायोटिक्स, प्रोस्थेटिक्स, प्रोबायोटिक्स या प्रोसिंथेटिक्स? लगाएं भाई आंसर। हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को, जिसे आप कहते हैं गुड बैक्टीरिया को बनाने में मदद करता है, हमारा डाइजेशन इंप्रूव कराता है।
जल्दी जल्दी बताओ, आंसर लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी यानी प्रोबायोटिक्स। ये ए वाले जो हैं एंटीबायोटिक्स। बेटा एंटीबायोटिक्स क्या है, थोड़ा शब्दों के खेल को समझो। जीव विज्ञान कुछ नहीं है मैम, शब्दों की कहानी है। मजा आ रहा है सवाल लगाने में कि नहीं, पहले ये बताओ कि इसे कॉम्प्लिकेटेड बनाने की आवश्यकता नहीं है। जितनी स्पीड से बाबू सोना को मैसेज करते हो उतनी स्पीड से आंसर्स लिख लो और गलतियों को डबल स्पीड से लिख लेना कि वो मिस आउट नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन पूछा था जो बैक्टीरिया हमारे बॉडी में पाए जाते हैं उसमें से कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें गुड माइक्रोब्स कहते हैं, उनको कौन मेंटेन करेगा। आपके जितने भी प्रोबायोटिक्स होते हैं ना, इनका काम होता है। आप दही खाते हैं, सब खाते हैं दही, क्या है दही के अंदर, क्या कोई कार्बोहाइड्रेट है, कोई विटामिन है, कोई प्रोटीन है, मैम है क्या, वो क्यों खाया जाता है। आपसे बोला जाता है कि वो आपके डाइजेशन को इंप्रूव करेगा अच्छे बैक्टीरियाज के द्वारा, या आपके हेल्थ को, गट हेल्थ को इंप्रूव करता है। तो जो दही आप खा रहे हो क्या है मैम, वो प्रोबायोटिक की तरह काम करेगा। आपकी बॉडी में अगर कॉन्स्टिपेशन हो जाए, कोई पेट में एलर्जी हो जाए, कोई आपका इन्फेक्शन हो जाए, तो डॉक्टर आपको जब दवाइयां देता है तो उसमें ऐड कर देता है कुछ प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स का काम क्या है कि ये आपकी बॉडी में अच्छे बैक्टीरियाज को डेवलप कराएंगे, आपके डाइजेशन को, पाचन को और अच्छा बनाते हैं। अब यहाँ उत्तर लगा रहे हैं एंटीबायोटिक, ये दवाइयां हैं जो बैक्टीरिया को मारती हैं, कि आपकी बॉडी में कोई भी बीमारी ऐसी हो गई जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसे किल करने के लिए एंटीबायोटिक आता है। एंटी मतलब अगेंस्ट, विरोध में, एंटी मतलब विरोध में, बायोटिक मतलब जो जीवाणु है, जो हम जीवित बैक्टीरियाज की बात कर रहे हैं। तो एंटीबायोटिक्स दवाइयां हैं जो आपके बैक्टीरिया को क्या करेगी, किल करेगी, उसकी ग्रोथ को यहाँ पर रोकने का काम करती है। तो ये तो आंसर नहीं होगा मैम, ठीक है, समझ गए, इन्हें प्रोबायोटिक्स कहा जाता है। दही है लैक्टिक एसिड, बिल्कुल सही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। अगला कह रहा है भोजन को आंत के साथ धकेलने के लिए नलिका की पेशियों के स्तर का लयबद्ध संकुचन क्या कहलाता है। द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लाइनिंग ऑफ मसल्स ऑफ कैनाल टू पुश द फूड अलोंग द गट, पेरिस्टालसिस, फैसिलिटेशन, गटेशन, या इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। हाँ भाई, चलो फटाफट से आंसर लगाओ जल्दी से। चंद्र पासवान बिल्कुल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अपनी तैयारी, आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 9 तारीख से फॉर्म आएंगे सीजीएल के, और उसके बाद आप अपने एग्जाम को भी दे सकते हैं। राइट, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है क्रमाकुंचन। जल्दबाजी में कभी ऐसा हुआ है कि आपने बहुत जल्दी जल्दी खाना खाने की सोची है, और ठोस खाना, रोटी खा रहे हो या ब्रेड खा रहे हो, कुछ भी आप ऐसा खा रहे हो, सॉलिड फूड है, और जाकर के ऐसा लगा मैम गले में अटक गया है, वो नीचे ही नहीं जा रहा है। इसका रीजन क्या होता है कि आपने बहुत जल्दी जल्दी खाना खाया, लेकिन हमारे पास जो हमारी ईसोफेगस होती है, जो हमारी फूड पाइप हम कहते हैं, कि भाई मुख से होते हुए हमारी एक नलिका नीचे की ओर जाती है आमाशय तक, ये वाला जो भाग होता है ना, इसमें आपका खाना अटक जाता है। इसकी मांसपेशियां लगातार कॉन्ट्रैक्ट करती रहती हैं ताकि ये खाना नीचे की ओर इजीली आपका पहुंच जाए। इसी प्रोसेस को, जिसमें ये लयबद्ध संकुचन शो कर रही हैं, इसी को कहते हैं क्रमाकुंचन। कहां हो रहा है मैम, फूड पाइप के अंदर हो रहा है। फूड पाइप को ही क्या नाम दिया, हिंदी में कहते हैं ग्रास नली, और इंग्लिश में इसको ईसोफेगस कहा जाता है। ठीक है, ये कितने मीटर लंबी है, तो आप कहेंगे मैम ज्यादा नहीं है, 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, छोटी सी भाग है जो सिर्फ हमारे मुख से हमारे आमाशय तक कनेक्शन बना करके बैठी हुई है। ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं लयबद्ध संकुचन है। इसकी मांसपेशियां, ये देखो खाना ऊपर से आ रहा है तो कंटिन्यूअसली ये मसल क्या करेगी, रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करती रहेगी, यानी इसमें कॉन्ट्रैक्शंस लगातार बने रहते हैं, और ये आपके भोजन को नीचे की ओर आमाशय तक लेकर के जाती है। तो आप आराम से खाइए, इसीलिए कहते हैं खाने को थोड़ा टाइम लीजिए, लेकिन हाँ अच्छे तरीके से चबा करके अपने खाने को आराम से आप सेवन कर सकते हैं। राइट, और कई बार जल्दबाजी में क्या होता है कि मैम खाना खाना था, खाने की नली में जाना था, कहाँ पहुंच गया, हमारी श्वास नली में। श्वास नली में चला जाए तो अचानक से ही आप देखते हैं लोगों को खांसी आनी शुरू हो जाती है, कई बार सडन डेथ भी देखने को मिल जाती है। तो अपना ध्यान रखिए, वार्तालाप मत करिए खाना खाते टाइम, जो बतियाते रहते हो ना वो काम मत करना। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ एथलीट को तुरंत ऊर्जा देने का काम करता है। इंस्टेंट एनर्जी एथलीट्स को कौन देता है। हाँ भाई, जल्दी जल्दी बताओ। इंस्टेंट एनर्जी, अब हम ये क्वेश्चन ना सिर्फ घुमाने के लिए दिया था। अब आपको लिख दिया एथलीट, बच्चा सोचेगा नहीं भाई साहब एथलीट है, कुछ स्पेशल खाता होगा जो उसको इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। आप अपनी आम जनता की बात कर लो, है ना, कोई सिगरेट स्मोकिंग कर रहा हो उसकी बात, या किसी एथलीट की बात कर लो। अगर उसको अर्जेंटली, उसको इंस्टेंटली अचानक एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसको एक ही पदार्थ है जो एनर्जी दे सकता है, वो है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स की श्रेणी में कौन आ रहा है, ग्लूकोज आ रहा है। कोई भी अगर फेंट होकर गिर जाए तो सबसे पहले उसको ग्लूकोज चढ़ा दिया जाता है, भैया एनर्जी खत्म है, लो जरा ग्लूकोज जो है वो चढ़ा देते हैं। तो ग्लूकोज इज अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और आपके आपातकाल ऊर्जा के सोर्स क्या कहे जाते हैं, सारे कार्बोहाइड्रेट्स को ही कहा जाता है। ठीक है, ना तो आंसर चीज होगा, ना तो तुम उसे पनीर खिलाओगे, ना घी खिलाओगे, ना कहोगे भैया सेब खा लो ऊर्जा आ जाएगी। ठीक है, अगला देखिए, पाचन के किस अंग में अम्ल पाया जाता है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स या कोलन। जल्दी से बताएं। हिचकी आती है तो कोई याद नहीं करता, ये जो पूछ रहे हैं मैम हिचकी क्यों आती है, कोई याद कर रहा है क्या, याद कोई नहीं करता आज के जमाने में, कोई किसी को मतलब नहीं रखता। हाँ, अगर उसका कुछ मतलब निकल रहा है तो तुम्हें जरूर याद करेगा, है ना, तुरंत तुमसे बड़ी मीठी मीठी बोली बोलनी शुरू कर देता है। ध्यान रखना, ऐसे मीठे बोलने वालों से हमेशा बच के रहना। बाकी अगर हिचकियां आ रही हैं तो एक्चुअल रीजन क्या है कि हमारे जो लंग्स जिस डायफ्राम पे बैठे होते हैं, जिसके ऊपर लाई कर रहे होते हैं, वो मसल नीचे की तरफ शिफ्ट हो रही होती है, और इसको कहा जाता है कि आपको अचानक हिकअप्स आने शुरू हो गए, है ना, आप बैठे सबके नाम लेने शुरू कर देते हो, वो काम ध्यान रखना है। ऑप्शन ए आ रहा है कि कहां पर एसिड है, तो मैम स्टमक के अंदर एसिड पाया जाता है, HCl के नाम से हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका उपस्थित होगा। अगला बताएं, खाली पेट के श्लेष्मा स्तर में पाए जाने वाले वलन क्या कहलाते हैं। व्हाट आर द फोल्स फाउंड इन द म्यूकस लाइनिंग ऑफ एम्प्टी स्टमक। आप खाली पेट देखते हो, कहते हो कि मैम हम बेसिकली खाली पेट है और अचानक से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, बचपन से लेकर आज तक चूहे ही दौड़ाते हुए आए हो। अब थोड़ा साइंस पढ़ लो, थोड़ा बायोलॉजी पढ़ लो, और बताओ कि मैम चूहे नहीं दौड़ते, वो फोल्ड्स क्या नाम से जाने जाएंगे। जल्दी से आंसर करें। टिफ्लोजोल, र्यूगे, एरियोले या विले के नाम से। ये फोल्ड्स हैं जो सिर्फ खाली पेट में आते हैं, और कहां से बन रहे हैं, म्यूकस की लाइनिंग से बनते हैं। आपने कहा मेरे पास ये जो आमाशय है ना, इसमें एक एसिड है, एसिड है तो लाइनिंग आपकी इंटरनली जल भी सकती है, वो उसको हार्म भी कर सकता है, बट उसे बचाने के लिए हमारे पास म्यूकोसा की एक परत होती है जो उस HCl नामक एसिड से हमें बचा करके रखता है। यहाँ भले ही कितना भी तहलका मच रहा हो, अब जब भी खाली पेट होते हो, यही म्यूकोसा की परत क्या बनाती है, र्यूगे बनाती है। चूहे नहीं बनते, र्यूगे बनते हैं। यही र्यूगे जैसे ही खाना आ जाता है गायब हो जाते हैं, और जब नहीं होता उस समय पर आपके पेट में चूहे दौड़ रहे होते हैं। दैट इज कि वो र्यूगे हैं। कहां से बने, इस अंदरूनी परत से बने, जिसको हम म्यूकोसा के नाम से यहाँ पर जानते हैं। क्या ये कहानी समझ में आ रही है भाई सभी को।
ठीक है, अगला देखो, वेयर इज बाइल स्टोर्ड, पित्त कहां पर संचित होता है, लगाएं आंसर। म्यूकोसा ही आपके पेट में रुगे बनाती है और आंतों में विली नाम का स्ट्रक्चर बनाती है, जिसकी मदद से छोटी आंत की जो सरफेस एरिया है उसको एडजस्ट इजीली किया जा सकता है। ठीक, ऑलराइट। डी और बी दोनों लगा, लेकिन मैम दोनों ही गलत है ना। यहाँ एलिमिनेशन मेथड में ना प्लीहा है ना किडनी है। वो कह रहा है पित्त कहाँ से इकट्ठा होता है, तुम ये बताओ पित्त बनता कहाँ है। आपने कहा मैम लिवर में बनता है, और जब लिवर में बन रहा है हमारे पास ये जो सबसे बिजिएस्ट ऑर्गन है, इस लिवर के साथ एक हमारी पित्ताशय जो है वो जुड़ी हुई होती है, इसे कहेंगे क्या, गॉल ब्लैडर। इस गॉल ब्लैडर में जाकर के ये स्टोर हो जाता है। ध्यान रखना, आपके कई बार पथरी हो जाती है गॉल ब्लैडर में, व्यक्ति इसको ऑपरेशन के माध्यम से रिमूव भी करा देते हैं। तो कुल मिला के अगर आपके पित्त की जो थैली है, इसको पित्ताशय या पित्त की थैली कहा जाता है, इसका मेन काम ही यही है कि ये आपके लिवर से बने हुए बाइल जूस को स्टोर करती है, इकट्ठा करती है। बस एक सवाल और बताना कि मैम ये जो लिवर होता है ना, क्या ये कोई पाचक एंजाइम भी बनाता है या सिर्फ बाइल जूस ही बनाएगा। क्यों भाई, क्या इसमें कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट हो रहे हैं। बाइल जूस तो हो रहा है, एंजाइम बनते हैं क्या जो पाचन कराते हैं, हाँ या ना। कैल्शियम ऑक्सलेट की पथरी बनेगी, हाँ जी। स्टोन पित्ताशय में भी हो जाते हैं और किडनी में भी हो जाते हैं। बायोलॉजी के लिए साइंस स्पेशल बैच चल रहा है, आप उसमें तैयारी पूरी थ्योरी की कर सकते हैं। अगर कोई भी साथी नया है तो आरजे विक्रमजीत ऐप पे कंप्लीट आपका थ्योरी बैच अलग से साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों का चल रहा है। हाँ भाई यस लगा रहे हैं मैम, ये देख रहे हो। अरे एंजाइम नहीं बनता कोई भी, लिवर आपकी एक ग्रंथि है जो पाचन में मदद कर रही है बाइल जूस बना करके। मैम एंजाइम कोई भी नहीं बनाएगी, ध्यान रखना इस बात का। ये विष हरण करेगी, ये जितने हाँ वाले हैं ये विष हरण करेगी, विषैले पदार्थों को उठाएगी बाहर निकालेगी, लेकिन मैम एक भी पाचक एंजाइम नहीं बनाती है। कर दोगे नहीं तो गलती। चलिए आगे देखिए, निम्न में से कौन सा लार का एक लाभ नहीं है, यानी ये सलाइवा का बेनिफिट नहीं होता है। ये निगलने में सुविधा प्रदान करती है, शरीर में आरबीसी को बढ़ाती है, मुंह और दांतों को साफ रखती है, या होठ और जीभ की गति को सुगम बनाकर भाषण में सहायता करती है। ये जो लार बनती है इसका मुख्य रूप आपको कई सारे देखने को मिलते हैं, बट कौन सा नहीं है ये पूछा है, बताएं भाई। बेटा लिवर के ना बहुत सारे काम है, वो घर का एक जिम्मेदार बालक होता है ना, वैसी बॉडी का जिम्मेदार लिवर होता है, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, 500-600 फंक्शंस हैं इसके, बट बस एक ही है मैम, एंजाइम नहीं बनाएगा, वो काम बाकी सब पे छोड़ रखा है, तुम संभालो यार, मैं बाकी चीजों को संभाल लूंगा। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि आप अच्छे से अच्छे फल खाओ ताकि हमारा लिवर जो है वो अच्छा रहे। क्लीन खाइए, अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए। और आंसर लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। बी यानी आरबीसी इज करेक्ट है। आपकी लार जो है देखो वो निगलने में मदद करेगी, जो भी आप खाना खा रहे हो, माउथ और दांत सबको साफ भी रखती है ना, और मूवमेंट्स को भी इजी बनाती है, लेकिन आरबीसी नहीं बनाती मैम। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर इसका फंक्शन नहीं है, क्योंकि उसने नॉट पूछा था, बाकी सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। यही लार दो प्रकार के एंजाइम्स को भी बनाती है, एक कहलाता है लार अमाइलेज, दैट इज योर सलाइवरी अमाइलेज, इसका दूसरा नाम टाइलिन भी कहा जाता है। ठीक है, और एक एंजाइम यहाँ से बनता है जिसको हम लाइसोजाइम कहते हैं। ये लाइसोजाइम जीवाणुरोधी है, एंटी माइक्रोबियल है, जब भी कुछ भी खाते हो तो उसके माइक्रोब्स को मारने के लिए हमारी लार का बैठा हुआ लाइसोजाइम काम करता है। ठीक है, अगला सवाल देखो, विच गस्टेशन रेफर्स टू द सेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। गस्टेशन का अर्थ निम्न में से किस भाव से देखा जाता है, गंध, श्रवण, स्पर्शनीय या स्वाद। गस्टेशन वर्ड किसके लिए आता है। ऐप पर बेटा क्लासेस चल रही हैं आपकी, अभी जो 12 बजे वाला सेशन है वो आपका एप्लीकेशन पर ही रहेगा 12 से 1 बजे तक। लगाएं आंसर। हाँ जी, आरबीसी बनती है बोन मैरो में, अस्थि मज्जा के अंदर। ए डी सी और कुछ बचा हो वो भी लगा दो मैम। क्यों, आप कई बार क्या देखते हो, पढ़ रहे हो अचानक से, घर पे बैठे हो पढ़ाई कर रहे हो, मम्मी ने किचन में बना दिया पालक पनीर मटर पनीर, बढ़िया सा आपको तैयार किया जा रहा है, पढ़ते पढ़ते जो खुशबू आती है ना, जैसे आप सेंस करके स्मेल करके बता देते हो कि अच्छा आज तो मम्मी ने पालक पनीर बना दिया है। अब वो जो स्मेल आई है वहां पर हमारी बॉडी के रिसेप्टर्स ने काम किया। वो रिसेप्टर्स कौन से थे, वो रिसेप्टर्स थे आपके ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ठीक, जिन्होंने किसका पता लगाया, ओल्फैक्टरी ने स्मेल का पता लगाया, गंध का पता लगाया, कि आपको स्मेल से ही पता चल रहा है कि भाई ये स्मेल आ किसकी रही है। बट जैसे ही आपने उसे खाया, आपने कहा चलो अब तो जाता हूँ, पढ़ाई हो गई, पहले खा लेता हूँ। अब जैसे तुमने खाया और खाने के बाद आपको उसका स्वाद पता लगा, तो वो हमारे कौन से रिसेप्टर्स हैं, वो हमारे गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं, और उसी प्रोसेस को गस्टेशन कहा जाता है। गस्टेटरी रिसेप्टर्स आपके पाए जाते हैं जो किसका पता लगा रहे हैं, स्वाद का पता लगा रहे हैं। ये जितने स्मेल के साथ बह गए थे, ओल्फैक्टरी का काम है स्मेल को पता लगाना, बट स्वाद का पता कौन लगाता है, तो आप बताएंगे हमारे गस्टेटरी रिसेप्टर्स लगाते हैं। अच्छा, आप में से कई लोग ना तीखा खाना पसंद करते हैं, भैया गोलगप्पे वाले के पास गए और बोलेंगे और तीखा, पानी जो है उसमें और मिर्च होनी चाहिए, और फिर आपके आंसू बहने शुरू हो जाते हैं। क्या आपके जीभ पर टेस्ट बर्ड 4 पाए जाते हैं मैम, मीठा स्वाद आता है हमारी जीभ पे, खट्टा स्वाद आता है, नमकीन आता है और कड़वा स्वाद आता है। मगर ये जो मिर्च का मसला है ये कहाँ से आता है, क्या हमारे पास कोई टेस्ट बर्ड ऐसा है, कोई स्वाद गलिका ऐसी है जो हमें मिर्च का अंदाजा लगाती है। हाँ भाई जल्दी से बताओ, स्मेल सबकी काम कर रही है, स्मेल का पता लगा लेते हो, टेस्ट खा करके पता लगा लेते हो, लेकिन ये जो मिर्च का है ये बॉडी में कौन सा रिसेप्टर है या कौन सा टेस्ट बर्ड है, क्या कोई होता है, नहीं होता। ध्यान रखना, मिर्च का कोई स्वाद नहीं होता, मिर्च का एक्चुअली में कोई टेस्ट नहीं होता, बट हमारे शरीर में जब भी हम मिर्च खाते हैं हमारे आंसू आने शुरू हो जाते हैं। इसका रीजन है कि आपकी बॉडी में जो मिर्च है ना, हमारा शरीर मानता है कि कोई दर्द आ रहा है। जैसे जैसे मिर्च की मात्रा बढ़ती जाएगी आपकी बॉडी को लगेगा दर्द बढ़ रहा है, और वो मिर्च जाकर किस पर अफेक्ट करती है, हमारे पेन रिसेप्टर्स पे। दर्द के रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, शरीर को लगता है दर्द हो रहा है, इसीलिए बेचारा आंसू बनाना शुरू कर देता है। वो नादान परिंदा वो क्या जाने कि तुम तो यहाँ गोलगप्पे वाले से और मजे ले रहे हो, उससे और तीखा बढ़वाई जा रहे हो। शरीर बेचारा मासूम वो सोच रहा है कि नहीं नहीं भाई साहब दर्द हो रहा है शरीर को, राइट। तो ध्यान रखना, ये मोमोज की और तीखी चटनी, गोलगप्पे का और तीखा पानी एसिडिटी की प्रॉब्लम तो कराएगा, लेकिन साथ में बॉडी में इसका कोई टेस्ट नहीं आता है। इज दिस क्लियर। तो जो नहीं खाते हैं अच्छी बात है, इतना ज्यादा बॉडी को हार्म नहीं करना है आपको। ठीक है भाई, चलो अगला देखो, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। हाँ, ये दुख दर्द पीड़ा नहीं लेकर आनी है, लगाइए आंसर। सबसे बड़ा अंग, आपका आंसर आ चुका है कि मैम लिवर है, क्या बात है भाई। लेकिन ध्यान रखना इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग लिवर है, वैसे देखा जाए तो लार्जेस्ट ऑर्गन के नाम पे त्वचा का नाम आता है, स्किन का नाम आता है।
बट क्योंकि ऑप्शन में त्वचा नहीं है तो इसको हम कहते हैं सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन। अब यहाँ पर तो आंसर हमें लगाना पड़ेगा, लेकिन लिवर को सबसे बड़ी ग्रंथि भी कहा जाता है, ये लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड की श्रेणी में आती है। अगर पूछे बहिस्त्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ी कौन सी है तो आप बताएंगे हमारा यकृत होता है, बहिस्त्रावी ग्रंथि। यानी कि ये क्या बना रही है, एक प्रकार का पित्त रस बना करके तैयार करती है, वैसे अन्य काम भी यहाँ पर संभाल रही होती है। क्लियर भाई? चलिए ध्यान रखिएगा दोनों पार्ट्स को। नेक्स्ट सिग्मोइड कोलन इज अ पार्ट ऑफ, सिग्मोइड कोलन जो आता है ये छोटी आंत, एनल कैनाल, लार्ज इंटेस्टाइन या इलियम, किसका भाग कहा जाएगा? सिग्मोइड कोलन। एनटीपीसी के लिए कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। अगर आपको एनटीपीसी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं आप इस सेशन को फॉलो करिए। आपके लिए डेली शाम को 5 बजे आरजी स्टेट एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर आपकी क्लासेस चल रही है, साइंस की क्लास जहां पर आपको मैं शाम के 5 बजे करा रही हूँ, वहां पर स्पेशली रेलवे एनटीपीसी के लिए आपकी सेशन जो है वो चल रहे हैं, तो आप वहां से भी क्या कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। और क्या आपको पता है कि आपकी 12 घंटे की साइंस की मैराथन आ रही है? हाँ भाई, किस किस को पता है ये बताओ। आपके लिए विज्ञान में आप अपने जो भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, फिलहाल एनटीपीसी का एग्जाम नजदीक है और इस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ग्रेजुएट लेवल हो या अंडर ग्रेजुएट, आपके लिए मैं लेकर आ रही हूँ एक पूरी 12 घंटे की बायोलॉजी की वो मैराथन, जहां हम सारे इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं कि मैम एक कंप्लीट ऐसा सेशन जैसा पिछली बार भी आपको कराया था पूरा थ्योरी बेस्ड, इस बार कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस दोनों उसके अंदर रहने वाले हैं। किस किस को पता है मुझे एक थम्स अप का साइन भेज दो, और जिसको नहीं पता आपके लिए कब आ रही है, तो जो कमिंग संडे है हमारा, ये देखिए आपका इवेंट लगा हुआ है आरजी स्टेट एग्जाम्स का जो यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर पूरे 12 घंटे की महामैराथन 25 मई को सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। तो आप सभी आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो कि मैम ये सेशन हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है, अगर हम एग्जाम में किसी को अपने क्वेश्चंस की तैयारी करनी है तो आप इस सेशन के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, इवेंट लग चुका है, चैनल है आरजी स्टेट एग्जाम, सब्सक्राइब कर लेना। 25 तारीख यानी अभी जो संडे आ रहा है आपका कमिंग, आज आपका सोमवार हो चुका है, अगले 5 दिन बाद इस सेशन में मैं तो तैयार हूं, अब बारी आपकी है। ठीक, चलो आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हाँ जी, तो सिग्मोइड कोलन की बात कर रहा है, ये किसका भाग है? ये हमारी बड़ी आंत का भाग कहा जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन का भाग कहा जाता है, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन के 3 भाग होते हैं, एक सीकम, दूसरा कोलन और तीसरा रेक्टम। 1.5 मीटर लंबी आपकी दिखाई देगी लगभग, और इसी के साथ साथ जो कोलन वाला पार्ट है इसके भी इंडिविजुअली 3-4 पार्ट्स होते हैं, एक असेंडिंग कोलन, फिर आता है डिसेंडिंग कोलन, उसके अलावा ट्रांसवर्स कोलन और सिग्मोइड कोलन का भाग जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये कोलन के ही हमारे 3 से 4 पार्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। एक टेस्ट होता है एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी आपके अपर डाइजेस्टिव ट्रैक से किया जाता है, और सिग्मोइडोस्कोपी लोअर आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वहां से किया जाता है। ठीक है, चलो बॉटनी का भी सेशन होगा इस संडे, मैराथन लेकर आ रहे हैं, उसके बाद आपके लिए जो बॉटनी का सेशन है वो लेकर आएंगे, जो वन शॉट वीडियो आपसे वादा किया था। ठीक है, तो बहुत सारे सरप्राइजेस हैं जैसे आप सभी जानते हो, तो आप लोगों के लिए सारे सरप्राइजेस आपको मिलने वाले हैं। फिलहाल आ जाइए अगले सवाल के ऊपर, और साथ में हाँ भाई मैम मैंने पिछली 12 घंटे वाली मैराथन देखी, आज बहुत बढ़िया है, अगर आपने देखी है तो वहाँ पूरी थ्योरी जो है वो आपको बायोलॉजी वन शॉट में कराई हुई है। ऐसा ही कुछ धमाका एक और बढ़िया सा सेशन आपके लिए यहाँ लेकर के आ रहे हैं। ठीक है भाई, मजा आ रहा हो तो सेशन को शेयर कर देना अपने मित्र यार भाई बंधुओं तक, और क्लास में लाइक का बटन जरूर प्रेस कर देना। आप अपने क्या नाम है सेशन को यहाँ पर लाइक जरूर कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, ऑक्जेंटिक सेल्स इज मेंट फॉर द सिक्रीशन ऑफ, ये किसके स्राव के लिए पाए जाते हैं? पेप्सिन, एंटेरोकाइनेज, एचसीएल या लैक्टिक एसिड? लगाओ भाई आंसर। बिल्कुल मिलेगी, सब पीडीएफ, ई बुक सब कुछ मिलेगा, थ्योरी क्वेश्चन सब कराया जाएगा, लेकिन उससे पहले सवाल का जल्दी से उत्तर कर दो। हाँ जी, HCl आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए HCl का देखो, हम हमेशा कहते हैं हमारे पेट में एसिड बनता है, HCl बनता है, ये HCl बनता कहाँ से है? तो हमारी जो जठर ग्रंथियां हैं, जो गैस्ट्रिक सेल्स होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, वो कुछ अलग अलग प्रकार के आपके एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं, जिसमें ऑक्जेंटिक सेल्स आते हैं। इनका काम क्या होता है कि ये बनाएंगे हमारी बॉडी में HCl को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। तो आपसे पूछे बनता कहाँ से, सेल्स का नाम बता देना, ये कहाँ से बनते हैं? तो ये हमारी गैस्ट्रिक ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां जो हमारे पेट में पाई जाती हैं उसके माध्यम से तैयार होते हैं। ठीक है, जठर ग्रंथियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी डज द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द मोस्ट पॉइजनस सब्सटेंस टेक्स प्लेस? शरीर के किस अंग में सबसे जहरीले पदार्थों का विषहरण होता है? किडनी, लिवर, लंग्स या स्टमक? सबसे जहरीले पदार्थों का विषहरण बताओ भाई जल्दी से। डिटॉक्सिफिकेशन जिस प्रोसेस को हम कहते हैं, ये कहां पर होता है, कौन से अंग में होगा? ये जो समय आप लोगों को मिल रहा है ना, ये समय इंपॉर्टेंट है, इस समय को खराब मत करना, चाहे गर्मी, आंधी, तूफान, दुनिया में कुछ भी हो जाए। आपको यही 2-3 महीने हैं मैम, अगस्त में सीजीएल वालों का पेपर है, अभी जून में रेलवे एनटीपीसी का पेपर है, आपके हर एग्जाम जो है पूरा कैलेंडर सामने है, ये 2-3 महीनों का खेल है, पढ़ लिए तो सिलेक्शन हो जाएगा, वरना सोते रह जाओगे इस साल भी, और फिर अगली तैयारी के लिए बैठोगे, फिर अगली साल भी नींद आएगी। जो डेडिकेटेड स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको नींद नहीं आती मैम, उनकी नींद तो अपने आप उड़ जाती है, क्योंकि उनको अपना सपना, अपना टारगेट दिख रहा होता है कि यार वो ज्वाइनिंग लेटर मेरे हाथ में आना चाहिए, मुझे वो वर्दी पानी है, मुझे वो सिलेक्शन लेना है, अपने घर वालों को खुशी देनी है, अपने जीवन को सुधारना है। अगर वो आपका गोल नहीं है तो फिर कुछ भी आपका गोल नहीं हो सकता, फिर आप यही ढूंढते रहोगे, आज नींद आ रही है, आज आंधी आ गई है, आज मौसम अच्छा नहीं है, आज रिश्तेदार आ गए हैं, आज मन नहीं है पढ़ने का, बट एक्सक्यूजेस दुनिया में बहुत है, पढ़ने के लिए एक वजह ही काफी है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का। बाकी लिवर आपका डिटॉक्सिफिकेशन कराता है, सबसे जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करेगा, इसी को हम बिजिएस्ट ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल है, अपच के इलाज के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? विच इज यूज्ड टू ट्रीट फॉर इंडाइजेशन। अपच हुआ है तो भैया क्या दोगे खाने के लिए? डॉक्टर साहब बन चुके हैं, आप बताइए जल्दी जल्दी से। एंटासिड्स दे रहे हैं या एंटीसेप्टिक दे रहे हैं, एनाल्जेसिक या एंटीबायोटिक? अभी एंटीबायोटिक तो देखो देना मत, इंडाइजेशन हुआ है, एसिडिटी बढ़ी है, तुमने बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑयली खाना खा लिया है, तो एंटीबायोटिक तो देना मत, क्योंकि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन नहीं है। दूसरा उसने कहा एनाल्जेसिक, दर्द निवारक होते हैं, जो आपकी बॉडी में आप कहते हैं ना आइब्रूफिन हो गया, या जो अलग अलग आपकी दर्द कम करने वाली दवाइयां आती हैं, ये उसकी श्रेणी में आता है, तो ये भी नहीं होगा। फिर आया एंटीसेप्टिक, जिसमें डिटॉल, सेवलॉन, जैसे आप जो भी जख्म अगर कुछ हुआ है तो उस पर लगाएंगे, ये भी नहीं काम करेगा। एसिडिटी कम करने के लिए एंटासिड्स आते हैं, जिसमें आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का नाम देखते हैं, रेनिटिडीन, हिस्टिडीन, ऐसे कई सारे नाम आपके सामने देखे जाएंगे। एक बहुत कॉमन एग्जांपल है MgOH होल्ड वाइज, ये आपसे कई बार पूछ लेता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, रेनिटिडीन
हिस्टिडीन, हिस्टिडीन, ये कई सारे नाम जो है वो आपको मिल जाते हैं देखने को, ठीक है। हाँ जी, एंटासिड आपकी एसिडिटी कम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में ग्लूकोज किस रूप में संचित होता है? इंसुलिन, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन या फैट? बॉडी के अंदर ग्लूकोज तो है बट स्टोर किस रूप में हो रहा है? बताएं आंसर क्या होगा। हाँ भाई, अरे मजा आ रहा है सवाल लगाने में कि नहीं? क्यों, कितने साथी हैं जो अपना स्कोर लिख रहे हैं कि नोट डाउन करता चलूंगा कहाँ गलती कहाँ सही, क्योंकि आज ये चैप्टर अगर आपने रिवाइज नहीं किया है तो एटलीस्ट इसको एक बार रिवीजन जरूर कंप्लीट कर लेना, ताकि आप भी फर्दर अपने कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग बना पाएं। ऑप्शन सी दे रहे हैं, बॉडी का ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाता है, जब जरूरत पड़ती है तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में और बाद में हमें एनर्जी देने का काम करता है। कहाँ पर स्टोर होगा? तो हमारे यकृत में और हमारी मांसपेशियों के अंदर स्टोर हो जाता है, ठीक है। ये इसका स्टोरिंग का काम बता सकते हैं। अगला कह रहा है, किसको मानव शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला के रूप में जाना जाएगा? विच इज नोन एज बायोकेमिकल लेबोरेटरी ऑफ द ह्यूमन बॉडी? बताएं भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन, ब्रेन, पेनक्रियाज या लिवर? ये जैव रासायनिक प्रयोगशाला किसको नाम दिया जाता है? अल्फा सेल्स कन्वर्ट करते हैं, बेसिकली अल्फा सेल्स के द्वारा बने हुए जो आपके ग्लूकागन नाम का हार्मोन है वो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में परिवर्तन कराता है। चलो बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं, लिवर। लिवर ही एक्चुअली हमारी बायोकेमिकल फैक्ट्री कह लो या आप इसको लेबोरेटरी नाम दे लो, बिजिएस्ट ऑर्गन कह लो, लार्जेस्ट ग्रंथि कह लो, ये अन्य नामों से जाना जाता है। अगला आपसे पूछा है, विच ऑर्गन हैज फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स व्हिच आर कॉल्ड एज विलस? जिनको सिंगुलरली हम विली के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। उंगली नुमा आकृति कहाँ पर पाई जाती है जिसको विली कहा जाएगा? उंगली नुमा आकृति, लार्ज इंटेस्टाइन, ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन या स्टमक? बेहतरीन, अभी बताया था कि मैम कुछ इस प्रकार से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन जाते हैं और इन्हीं को हम देखते हैं हमारी छोटी आंत में, क्योंकि छोटी आंत सबसे लंबी है, 6.25 मीटर्स की होती है। 3 भाग हैं इसके, ड्यूडेनम, जिजनम और इलियम, जहां पर आपका पाचन लगभग खत्म हो जाता है और इसी के साथ इसका इतना बड़ा साइज छोटे से जगह में अगर आपको एडजस्ट करना है तो विली के माध्यम से आपका सर्फेस एरिया एडजस्ट हो जाता है, राइट। अगला सवाल देखिए, जानवरों के पाचन तंत्र में एक ही द्वार होता है जो मुंह और गुदा दोनों के रूप में काम करता है, वो कौन से जानवर हैं? अरैकिनिड्स, एकाइनोडर्म्स, प्लेटीहेल्मिन्स या आर्थ्रोपोड्स? किन जानवरों के पास एक सिंगल ओपनिंग होती है जो दोनों तरह से कार्य करती है, यानी आपका भोजन अंदर भी वहीं से जा रहा है और बाहर भी वहीं से अपशिष्ट पदार्थ निकल कर जा रहे हैं? आंसर इज अरैकिनिड्स लगा रहे हैं। और एकाइनोडर्म्स, प्लेटीहेल्मिन्स, आर्थ्रोपोड्स, देखो ये सारे अलग अलग आपके जंतु जगत के जो संघ हैं उसकी श्रेणी में ही आते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ एक सिंगल ओपनिंग की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है यहाँ, ऑप्शन डी, कुछ का अच्छा बी भी आ रहा है, बट ध्यान देना ये काम प्लेटीहेल्मिन्स जो चपटे कृमि होते हैं ना, इनके अंदर होता है। आपको बताया भी था कि चपटे कृमि यानी जिन्हें हम फ्लैट वॉर्म्स के नाम से जानते हैं, इनके पास उत्सर्जन के लिए एक ही हिस्सा फ्लेम सेल्स पाए जाते हैं, है ना, ये बनने शुरू हो जाते हैं। बाकी अगर हम देखेंगे बिल्कुल फ्लैट है ये, और इनका एक हिस्सा होता है बिल्कुल बॉडी के बीच में जो मुख की तरह भी काम कर रहा है और वहां से अपशिष्ट पदार्थ भी बाहर निकलते हुए आ रहे हैं। तो इस तरह के, जैसे इसमें एग्जाम्पल आ जाते हैं प्लेनेरिया का, ठीक है, आप टेप वॉर्म का नाम देते हैं, फीता कृमि का, ये सारे जानवर हैं जिनके अंदर आप कह सकते हैं एक सिंगल ओपनिंग ही दोनों की तरह काम कर रही है। समझ गए? चपटे कृमि कहते हैं इनको। आर्थ्रोपोड्स में नहीं होता मैम, वहां तो सिस्टम बनने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? बहुत आसान सवाल है जो कि आपके सीजीएल में पूछा जा चुका है। क्या लगाएंगे कि सबसे ज्यादा प्रोटीन सेब में है, सोयाबीन में है, गेहूं में है या मूंगफली में है? तो भैया सिंपल आंसर है, सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन प्रति ग्राम उपस्थित होता है। कि मैम सेब में विटामिन आप कह सकते हैं, हमारे बहुत सारे एसेंशियल विटामिन हैं। मूंगफली में आता है दूसरे नंबर पे, सबसे ज्यादा सोयाबीन में है, उसके बाद दूसरे नंबर पे देसी अपनी मूंगफली जो है वो प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स यहाँ पर कही जाती है, ठीक। चलो अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फूड रिक्वायर्स अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू डाइजेस्ट फूड? ठीक है, इसमें आएगा आपका, कौन से भोजन को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है? यानी एक ऐसा खाना जिसको अगर मुझे बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करना है तो हमारी छोटी आंत की लंबाई ज्यादा हो, वो आवश्यक यहाँ पर होता है। लगाएं भाई आंसर। ये क्वेश्चन आपके सीजीएल 2022 में पूछा जा चुका है। लैम्ब, एग्स, ग्रास या चिकन? ये देखो सबसे ज्यादा मिठास दिख रही है, कह रहे हैं सबसे ज्यादा मिठास होती है मित्री की बातों में। अब इतना तुमने कह ही दिया है तो मुझे बता दो सबसे ज्यादा स्वीटेस्ट शुगर कौन सी है? तुम कमेंट सेक्शन में खुद ही सवाल निकाल कर ला रहे हो, बताओ भाई जल्दी से, स्वीटेस्ट शुगर कौन सी है? मित्री की बातें तो तुम्हें ही मीठी लगेंगी, लेकिन ओवरऑल सबसे ज्यादा मीठी शुगर किसे कहा जाता है ये भी कमेंट कर देना है। जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो गया उस दिन देखो कितनी मीठी मीठी बातें होती है, और अगर नहीं हुआ तो फिर वो मिठास कहाँ जाएगी ये भी देख लेना। सुक्रोज वाले उत्तर गलत हो जाएगा, यहाँ ध्यान रखिएगा। फ्रक्टोज को स्वीटेस्ट शुगर कहते हैं, फलों के अंदर पाई जाती है और सबसे ज्यादा मीठी इसको हम नाम देते हैं। फलों में फ्रक्टोज नाम की शुगर जो है वो आपकी उपस्थित होती है। बाकी घास को पचाने के लिए क्या चाहिए मैम? एक बड़ी आंत जो है वो हमारी लंबी होनी चाहिए, क्योंकि ये घास का डाइजेशन इसीलिए हम कहते हैं मानव में नहीं होता। हमारे पास छोटी आंत तो 6.25 मीटर की है और बड़ी आंत 1.5 मीटर की है। बोलो हाँ कि ना? क्या हम घास को पचा पाते हैं? नहीं। इसको र्यूमिनेटिंग एनिमल्स जो चरते हैं, जिन्हें आप कहते हैं, जिनके पास एक अलग भाग होता है र्यूमिन का, उनके माध्यम से घास का ग्रास का डाइजेशन देखा जाता है। तो हमारी बॉडी में ये नहीं होता। इनको क्या चाहिए? एक लंबी आपकी छोटी आंत जो है वो यहाँ पर चाहिए रहती है, और हमारे पास इसका एंजाइम भी नहीं है जिसको हम सेल्यूलेज कहते हैं, वो भी नहीं है, तो मैम डाइजेशन होगा कहाँ से? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विच प्रोटीन शुगर पेयर इज प्रेजेंट इन मिल्क? दूध में कौन सा प्रोटीन और चीनी का जोड़ा पाया जाता है? कैसीन, सुक्रोज, कैसीन, लैक्टोज, फेरिटिन, माल्टोज या एल्ब्यूमिन और ग्लूकोज? 3 गलत हो गए। अभी तो लिखते चलो कितने सही कितने गलत, और आज कर लेना इसका रिविजन।
बताएं भाई। सुक्रोज जो होती है वो गन्ने में पाई जाती है। सुक्रोज आपके घर में जो चीनी आप खाते हैं उसमें भी होती है। टेबल शुगर कहते हैं, इनवर्ट शुगर कहते हैं, ग्लूकोज फ्रक्टोज से मिलकर बनी होती है। कमर्शियली भी वही काम करती है। तो सुक्रोज भी मीठी है डेफिनेटली मैम, गन्ना बहुत ज्यादा मीठा होता है, ठीक है, बट प्राकृतिक जो मिठास आप देखेंगे वो फलों के अंदर फ्रक्टोज के माध्यम से देखी जाती है। ऑप्शन नंबर बी आ रहा है लैक्टोज और कैसीन। दूध के अंदर प्रोटीन कौन सा है तो आप बताएंगे हमारा कैसीन प्रोटीन होता है। और शुगर कौन सा है? लैक्टोज। ये लैक्टोज किससे मिलकर के बना है तो आप बताएंगे ग्लूकोज से और साथ में एक गैलेक्टोज से मिलकर के बना होता है। और इस दूध को पाचन जो आप देखते हैं डाइजेस्ट करने के लिए वहां पेप्सिन नामक एंजाइम काम करेगा, ठीक है। मिल्क के डाइजेशन में पेप्सिन नाम का एंजाइम काम करता है और उसके बाद ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम जो है वो यहाँ पर काम करेगा। पेप्सिन अमाशय में और ट्रिप्सिन हमारे अग्नाशय के माध्यम से कार्य करता है, ठीक। बहुत शानदार भाई। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रोटीन्स इन द सेल मेम्ब्रेन? सीपीओ 2023 का सवाल है। कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली जो होती है इसमें प्रोटीन का प्रतिशत लगभग कितना पाया जाता है? मैम 45 डे मैराथन फॉलो करें या 22? देखो एक चीज का ध्यान रखना, ये मैराथन जो है वो लंबी चलेगी, सारे चैप्टर्स के साथ होगी। 45 डेज की मैराथन आप लोगों के हर एक चैप्टर को कवर करेगी। लेकिन जो 22 दिन की मैराथन आई है ना वो आपके टारगेटेड एनटीपीसी और रेलवे एग्जाम्स के लिए है, जिसमें हम 10 दिन पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ रहे हैं आपके जो पेपर के लिए बहुत आवश्यक है। उसमें सारे टॉपिक्स एंटायर नहीं कवर कर रहे हैं, उसमें वो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है। और उसके बाद एक पूरी 12 घंटे की मैराथन आपके लिए रखी गई है। तो वो सीरीज आप फॉलो करना चाहते हैं तो अपने कंप्लीट रिवीजन बेसिस पे कर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज और बहुत डिटेल में आप लोगों के लिए चलने वाली है, राइट। तो आपके हर एक चैप्टर को ध्यान में रखते हुए 45 डेज की मैराथन आप अपने एसएससी रेलवे हर एग्जाम के लिए टारगेट कर सकते हैं। बाकी जिसका भी एनटीपीसी 5 तारीख से आ रहा है वो कोशिश करें अपनी 22 दिन वाली मैराथन को जरूर से फॉलो कर लें यहाँ पे, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन आ रहा है प्रोटीन्स कितने हैं तो आप बता सकते हैं कि लगभग 40 से 60% प्रोटीन्स पाए जाते हैं, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड की भी तो बाइलेयर होती है। मेजर पोर्शन तो मैम यही बनाती है। बाकी कुछ प्रोटीन्स अंदर है तो कुछ बाहर है, कुछ इंट्रिंसिक है तो कुछ एक्सट्रिंसिक है, जो मिलकर के आपके इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर उपस्थित होते हैं। 40 to 60% पाए जाएंगे, ठीक। अगला सवाल देखो, हु एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन? प्रोटीन की संरचना की व्याख्या करी थी वो कौन थे? आरएफ रोज, एमएल फिशर, जॉनसन एंड क्रिस्टे या पॉलिंग एंड कोरे? सोच समझ के आराम से उत्तर लगाइएगा, गलती हो तो लिख लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल आपके स्टैटिक हैं, फैक्ट बेस्ड हैं, आते हैं पेपर के अंदर। ऑप्शन डी आ रहा है पॉलिंग एंड कोरे, करेक्ट है भाई। इन्होंने स्ट्रक्चर दिया था, जैसे आप देखते हैं प्रोटीन का एक प्राइमरी स्ट्रक्चर है, फिर सेकेंडरी जिसमें अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड आते हैं, फिर टर्चरी और देन आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर देखा जाता है। तो इस प्रकार का प्रश्न जो है वो भी आपका बन जाएगा, राइट। चलो भाई अब आते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताएं सवाल। अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर्ड इन द लिवर इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, उसे हम क्या कहेंगे? यकृत में कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित जो अपचित भोजन कहलाता है वो पल्प है, ग्लूकोज है, ग्लाइकोजन है या कार्बोहाइड्रेट्स कहे जाएंगे? लगाएं आंसर। सीजीएल में ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी है तो आपका अगर कंप्लीट हो गया है तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज अगर आपकी 12th पास है तो आप सीएचएसएल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, आप एमटीएस अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सीजीएल में केवल और केवल आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री जो है वो इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, ग्लाइकोजन इज द करेक्ट आंसर। ये पल्प वाले भैया क्या उत्तर लगा रहे हो? कुछ ए लगा रहे हैं, कुछ बी लगा रहे हैं।